हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनपीओ। तो आज बच्चों हमें शुरुआत करनी है अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर से, जिसमें आपको एक नई हेडिंग डालनी है जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बच्चों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग अपने आप में एक छोटा कॉन्सेप्ट है, या जिसको आप कह सकते हैं अपने आप में एक एडजस्टमेंट रूपी कॉन्सेप्ट है, जिसका क्वेश्चन हमसे 2 नंबर, 1 नंबर या 3 नंबर तक के वेरिएशन में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस हेडिंग को डालकर इसमें दो बाइफरकेशन करना, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था ब्रीफ में, कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि एनपीओ वाले अपने कुछ फंड्स बनाते हैं, जिसको मोटा मोटा हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फंड होता है हमारा कैपिटल फंड, जिसको हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसमें हम किसी भी यूज में उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक फंड, जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड, यानी उसके इस्तेमाल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अगर मैं एक एनपीओ वाला हूं और मुझे किसी ने डोनेशन दी है क्रिकेट पिच बनाने के लिए, तो मुझे उस पैसे को क्रिकेट पिच में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेरा जो फंड होगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, यानी कि मेरी फंडिंग जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पज में ही इस्तेमाल की जाएगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, इसकी सारी डिटेलिंग हम जानेंगे कि कैसे हमको करना है। तो ये दो बाइफरकेशन करके बस आप मेरे साथ लिखना एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको लिखना है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग while preparing financial statements of NPO। ब्रैकेट में लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों, आमतौर पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन होता है वो हमसे कुछ इस तरह का होता है। वो ये जानना चाहता है कि हम कुछ आइटम्स को किस प्रकार से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करेंगे या डील करेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं, लिखिए मेरे साथ। 1 अप्रैल 2020, यानी आप कह सकते हैं साल का पहला दिन, कैपिटल फंड रुपी 1 लाख। उसके नीचे पवेलियन फंड रुपी 60,000। उसके नीचे पवेलियन एक्सपेंसेस रुपी 3,000। उसके नीचे डोनेशंस रुपी 5,000। उसके नीचे डोनेशंस फॉर पवेलियन रुपी 8,000। और उसके नीचे लास्ट आइटम, लाइफ मेंबरशिप फीस रुपी 3,500। तो बच्चों, ये हमने आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा है आपको समझाने के लिए कि ये एनपीओ वाले फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो करते हैं वो क्या है। तो बड़े ध्यान से बच्चों मेरे साथ साथ सुनना, लिखना, नोट करना। वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 में आप इन आइटम्स को कैसे डील करेंगे। ठीक है बच्चों। तो 31st मार्च को यानी ईयर एंड पर हम एनपीओ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो अगर मैं पहले उनकी बात करूं तो आप सॉल्यूशन लिखें मेरे साथ साथ। तो उसमें हम टेक्निकली दो चीजें बनाते हैं। एक को बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप 3 लाइनों का छोटा सा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। डेबिट साइड जो होती है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ रखा है, वो होती है एक्सपेंडिचर की, खर्चा। और क्रेडिट साइड जो होती है वो होती है हमारी इनकम की। तो ये छोटा सा 3 लाइन का हमने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया।
और ध्यान रखना है बच्चों, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब हम कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, हमारे पास एनपीओ की कोई पूरी जानकारी नहीं, वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग सम आइटम्स। हम कुछ आइटम्स को सिर्फ प्रेजेंट करेंगे। इसके नीचे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, ये भी बच्चों एक एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि हमको सिर्फ प्रेजेंट करना है कि किस तरह से हमारे आइटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो होती है, उसके जो सवाल होते हैं वो सिर्फ हमसे प्रेजेंटेशन पूछते हैं कि हम कैसे अपने आइटमों को डील करेंगे, तो ये हमको बस आना चाहिए, ठीक है। चलो, बैलेंस शीट तो हम जानते ही हैं कि बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं और हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। तो अब एक एक आइटम हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हमको प्रेजेंट करना है, ठीक है। वेरी सिंपल बच्चों, बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना एक बार में। उसने हमें 1 अप्रैल 2020 को सबसे पहले दे रखा है कैपिटल फंड। इसका मतलब ये होता है कि जब साल की शुरुआत हुई तो हमारे पास एक मटका है, समझ लो, है ना। ये फंड है हमारा, कैपिटल है, पैसे हैं, पूंजी है 1 लाख रुपए की। इस मटके में 1 लाख रुपए हैं। अब इसको हम दिखाते कैसे हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम दिखाते कैसे, बड़े ध्यान से सुनना। हम पहले लायबिलिटीज में लिखते हैं कैपिटल फंड और उसको करते हैं अंडरलाइन, मतलब ये एक हेडिंग बन गई। और उसके नीचे फिर हम ऐसे हेडिंग के नीचे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 1 अप्रैल वाले दिन हमारे पास, हमारे फंड में 1 लाख रुपए का बैलेंस था। यानी हमारे मटके में 1 अप्रैल वाले दिन हमारे मटके में 1 लाख रुपए थे। तो ये हम इसको ऐसे लिखकर दिखाते हैं, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, आप भी ऐसे लिख लो। अच्छा, उसके बाद उसने जानकारी दे रखी है पवेलियन फंड। अब बड़े ध्यान से आप समझना, पवेलियन फंड वर्ड का मतलब ये है कि भाई ये एक स्पेसिफिक फंड है। पवेलियन हो सकता है हमारा कोई क्रिकेट क्लब होगा और क्रिकेट क्लब के लिए हम चाह रहे होंगे कि चलो एक पवेलियन बनाते हैं, तो ये फंड जो है इसको हम स्पेसिफिक फंड कहते हैं। कौन सा फंड कहते हैं? स्पेसिफिक। तो इस फंड को भी हम कैसे शो करेंगे? अब देखो, 60,000 रुपए को 2 लाइन की जगह छोड़ के आप हेडिंग डालोगे पेविलियन फंड, इसको अंडरलाइन करोगे, यानी कि हमने एक स्पेसिफिक फंड की हेडिंग बना ली। और इसके नीचे भी हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 1 अप्रैल वाले दिन इस मटके में है 60,000 रुपए, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। तो ऐसे ये हम प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद हमको नेक्स्ट दे रखा है पेविलियन एक्सपेंसेस 3000। बड़े ध्यान से मेरी कमेंट्री सुनना बच्चों। अगर कोई खर्चा हो रहा है और वो खर्चा किसी ऐसे स्पेसिफिक काम के लिए हो रहा है जिसका हमारे पास ऑलरेडी एक स्पेसिफिक फंड है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? कि मैं कह रहा हूं पेविलियन के खर्चे, तो इसका मतलब मैंने पेविलियन बनाने पर कुछ खर्चा करा है या पेविलियन से संबंधित कुछ खर्चे करे हैं 3,000 रुपए के, और मैं ऑलरेडी एक पेविलियन फंड मेंटेन करता हूं, यानी स्पेसिफिक फंड मेंटेन करता हूं। तो अब ये खर्चे स्पेशल हो गए, ये साधारण नहीं है। ध्यान रखना, ये साधारण खर्चे अब नहीं है, ये खर्चे अब स्पेशल खर्चे हैं। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से। अगर साधारण खर्चे होते तो मैं इनको अपने खर्चों में लिख लेता। अगर ये नॉर्मल खर्चे होते तो मैं अपने खर्चे में लिख लेता, पर ये साधारण खर्चे नहीं है, ये पवेलियन से संबंधित बड़े ही स्पेसिफिक खर्चे हैं। तो मैं इन खर्चों को अपने फंड में से ही डिडक्ट कर दूंगा। तो यानी यहां मैं लिख दूंगा पवेलियन एक्सपेंसेस 3,000 रुपए। और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से अगर आप समझो, कि साहब 60,000 रुपए का मेरा जो फंड था उसमें 3,000 मैंने खर्च भी कर दिए, तो अब टेक्निकली मेरा फंड कम हो गया। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को हमेशा हम स्पेसिफिक फंड में से डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये है सिंपल बात। अच्छा, अब आगे देखो, नेक्स्ट दे रखा है जी डोनेशंस।
डोनेशंस हमेशा एनपीओ वाले को मिलती हैं, वो लिखा नहीं जाता कभी भी, बट डोनेशन का मतलब होता है ये डोनेशन हमें मिली है। कई बार बच्चे ना ये भी डाउट रखते हैं अपने मन में, से डोनेशन ये हमें मिली है या हमने दी है। तो एनपीओ वाले डोनेशन थोड़ी ना देंगे, मतलब माना तो यही जाएगा ना कि इन्हें डोनेशन मिलती है, तो इन्हें 5,000 रुपए की डोनेशन मिली। अच्छा, उसी के नीचे दूसरा आइटम भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों एक साथ सीखेंगे। डोनेशन फॉर पवेलियन 8,000 रुपए। अब देखो, किसी ने हमें चंदा दिया, लेकिन उसने 5,000 रुपए हमारी दान पेटी में डाल दिए और उसने इसका कोई यूज नहीं बताया, उसने कहा जो मर्जी करो। तो इस डोनेशन को मैं कहता हूं ये एक जनरल डोनेशन है, ठीक है, आम डोनेशन है। लेकिन एक दूसरे आदमी ने हमारी दान पेटी में 8,000 रुपए डाले और उसमें पर्ची लिखी कि ये पैसा 8,000 पवेलियन के लिए है, ये मेरे 8,000 रुपए से पवेलियन ही बनाना आपको। तो ये डोनेशन हमें पवेलियन के लिए मिली है 8,000, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये स्पेसिफिक डोनेशन है। दोनों में फर्क है। तो जो हमें डोनेशन जनरल मिली, साधारण डोनेशन मिली, तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों, जो हमें साधारण डोनेशन मिली वो हमारे लिए एक साधारण इनकम है। तो इसीलिए जो 5,000 रुपए की मेरी जनरल डोनेशन है उसे मैं इनकम में शो करूंगा, उसे मैं अपने इनकम में प्रेजेंट करूंगा। परंतु जो 8,000 रुपए मुझे स्पेसिफिक किसी ने पवेलियन के लिए ही दिए हैं, तो इसका मतलब ये, अब आप लिखना मेरे साथ, कि मेरा पवेलियन फंड जो है अब 8,000 रुपए से बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी ने मुझे 8,000 रुपए और दे दिए हैं और वो भी पवेलियन के लिए दिए हैं। तो स्पेसिफिक फंड के अंदर ही मेरा स्पेसिफिक डोनेशन जुड़ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो देखो कितना प्यारा इसमें कॉन्सेप्ट है। जनरल डोनेशन को पहचान के अलग से देखना है, स्पेसिफिक डोनेशन को पहचान के अलग से देखना है। ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस। कॉन्सेप्ट में ही देखो आपको लिखवा रखा है, ये एक ना कैपिटल रिसिप्ट होती है, यानी कि हमें ये जीवन काल में एक बार मिलती है अपने मेंबरों से। लाइफ मेंबरशिप फीस 3,500 की हमको कैपिटल रिसिप्ट मिल गई। तो लाइफ मेंबरशिप कैपिटल रिसिप्ट है, तो मैंने आपको बताया था इसको हम अपने लाइबिलिटीज में प्रेजेंट करते हैं, है ना, लाइबिलिटीज में प्रेजेंट करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस को। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को हम जब लाइबिलिटीज में प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कई दफे हम इसको अपनी कैपिटल फंड में ही जोड़ देते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो हमें मिली 3,500, वो एक तरह से हमारी लाइबिलिटी में ही प्रेजेंट हो रही है। कैसे प्रेजेंट हो रही है, उसको हमने अपने जनरल फंड में जोड़ दिया। भाई ये भी तो पैसा मिला ना हमें, लेकिन जनरल फंड वाला पैसा है, मतलब आम पैसे हैं, बस वन टाइम मिल गए, अब कभी मिलेंगे नहीं। तो इस तरह से बच्चों हम सारे आइटम्स को प्रेजेंट करते हैं। तो आज मेरा कैपिटल फंड इतने रुपए का है, ये बाहर आ गया। आज मेरा पवेलियन फंड 65,000 का है, ये बाहर आ गया। और ये टोटल नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है या कोई आंसर नहीं, इट इज ओनली प्रेजेंटेशन। और मेरी इनकम में एक जनरल डोनेशन आ गया 5,000 रुपए। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद ऑल द गिवन आइटम्स। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है या इसका कोई पॉइंट हमसे पूछ लेगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बातें ज़रूरी हैं। और इसी को कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यानी कि वो फंड के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं एनपीओ वाले। तो इसमें मैंने आपको कुछ एक छोटी छोटी बातें सिखानी थी, तो देखो ये आप नोट कर लो। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। अब लिखता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखें 1 अप्रैल 2020। मैं फिर से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा और फिर से हम अपने प्रेजेंटेशन को करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो हर एग्जाम्पल में हमको वही बातें करनी है। तो 1 अप्रैल को हमारे पास है सबसे पहले कैपिटल फंड 2 लाख रुपीज। उसके बाद एक है हमारे पास पवेलियन फंड 3 लाख रुपीज। उसके बाद एक है हमारे पास टूर्नामेंट फंड 5 लाख रुपीज। उसके बाद डोनेशन हमें मिली 10,000 की। उसके बाद डोनेशन फॉर पवेलियन हमें मिली
20,000 की। उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट हमें मिला 40,000 का। उसके बाद पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट भी कोई एक चीज है इस बार, 3 लाख रुपए की। उसके बाद टूर्नामेंट के खर्चे हो गए, यानी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। सर कितने रुपए के खर्चे हो गए? 5,50,000 के। उसके बाद पवेलियन के भी कुछ खर्चे हो गए, पवेलियन एक्सपेंसेस कितने रुपए के? 20,000 के। और उसके बाद लास्ट आइटम लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मिली 15,000 की। ठीक है, शो द आइटम्स इन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो बेसिकली करना हमको वही है, प्रेजेंटेशन करनी है। अब इस एग्जाम्पल से भी हम अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग बनाएंगे बच्चों। तो मुझे आपके साथ जो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने हैं, इन सब एग्जाम्पलों से देखना आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग इतनी पक्की हो जाएगी कि किताब का हर सवाल आपको आसान लगेगा। चलिए, तो इस बार भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो पहले हम अपने आइटम्स जो है फाइनल अकाउंट्स में दिखाने के लिए एक छोटा सा फाइनल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो पहले तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक 3 लाइन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना, छोटा सा, क्योंकि सिर्फ इसमें हमको इन्फॉर्मेशन दिखानी है, पूरा तो बनाना नहीं है सॉल्व करने के लिए। और एक बना लेते हैं इसी प्रकार से बैलेंस शीट, वो भी छोटी सी एक्सट्रैक्ट दिखाने के लिए। लायबिलिटीज आ गई और इधर हमारे एसेट्स आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे दोनों एक्सट्रैक्ट्स जो हमें प्रेजेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब एक एक आइटम देखते हैं और अपना कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं और सीखते रहते हैं। तो उसने सबसे पहले हमको क्या दिया? देखो, सबसे पहले उसने हमको दिया कैपिटल फंड है हमारे पास 1 अप्रैल में 2 लाख रुपए का, पवेलियन फंड है हमारे पास 3 लाख रुपए का, और टूर्नामेंट फंड है इस बार 5 लाख रुपए का। तो मतलब आप देख रहे हो, इस बार हम पवेलियन बनाएंगे उसके लिए फंड अलग है, और टूर्नामेंट करवाएंगे उसके लिए फंड अलग है। तो ये दोनों जो फंड है, ये कौन से फंड हो गए? स्पेसिफिक फंड हो गए। ठीक है ना, तो ऐसे आपको धीरे धीरे पहचान हो जाएगी। तो पहले मैं तीनों जो फंड्स हैं हमारे वो लिख लेता हूँ, कैपिटल, पवेलियन और टूर्नामेंट। तो कैसे लिखना है? देखो, हेडिंग डाली कैपिटल फंड, अंडरलाइन करा, उसके नीचे लिख लिया ओपनिंग बैलेंस 2 लाख। ठीक है, 2 लाइन छोड़ दी। उसके नीचे पवेलियन फंड, अंडरलाइन करा, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, 2 लाइन छोड़ दी। उसके नीचे टूर्नामेंट फंड, हेडिंग डाली, अंडरलाइन करा, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये हमारे पास 1 अप्रैल वाले दिन अलग अलग फंड्स थे और ये उनकी वैल्यूज थी, तो हमने वो प्रेजेंट कर ली सबसे पहले। ठीक है, अब उसके बाद उसने लिखा डोनेशन, डोनेशन फॉर पवेलियन और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। अब आप देखो कितना सिंपल है, हम सीख चुके कॉन्सेप्ट। अब ये डोनेशन जो हमें मिली 10,000, ये तो साधारण वाली है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो नहीं है। 10,000 डोनेशन जो हमें मिली, तो 10,000 डोनेशन जो हमें मिली, ये हम अपनी साधारण डोनेशन को अपनी इनकम दिखा देंगे, यानी कि इसको हम मान लेंगे ये तो हमारी इनकम हो गई। तो ये तो हमारे क्रेडिट साइड पर चली गई, इनकम हो गई, जनरल डोनेशन। परंतु जो डोनेशन हमें पवेलियन के लिए मिली 20 और जो डोनेशन हमें टूर्नामेंट के लिए मिली 40, ये दोनों तो स्पेसिफिक हैं, अपने अपने कामों के लिए मिली। तो पवेलियन वाली पवेलियन में और टूर्नामेंट वाली टूर्नामेंट के फंडों में चली जाएगी, है ना। कितना सिंपल लॉजिक है, अब तो याद रहेगा। तो पवेलियन वाली 20,000 डोनेशन पवेलियन फंड को बढ़ा देगी, टूर्नामेंट वाली डोनेशन टूर्नामेंट वाले फंड को बढ़ा देगी रेस्पेक्टिवली। तो बस ये भी हो गया।
देन उसके बाद बड़े ध्यान से नया पॉइंट आया, स्टार लगाते हैं, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। कई बार हमारे को एक इन्वेस्टमेंट भी दे रखी होती है। तो वैसे तो बड़ा सिंपल बात है, इन्वेस्टमेंट आपको बचपन से पता है कि क्या होती है हमारे लिए। पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये इस इन्वेस्टमेंट का नाम है बच्चों। मतलब ये कि जब हमने पवेलियन फंड का पैसा इकट्ठा करना शुरू करा होगा मान लो, तो उसमें से कुछ पैसे की हमने निवेश भी कर ली होगी। हमने सोचा होगा कि चलो ये पैसा जो है इसको हम कहीं निवेश कर देते हैं, तो इस निवेश का, इस इन्वेस्टमेंट का नाम पड़ गया पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ना पवेलियन फंड की कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसी बस नाम है इसका। यहाँ पे शाहरुख खान इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जॉन सीना इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट भी अगर लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इन्वेस्टमेंट वर्ड पर फोकस करना। तो इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। तो 3 लाख रुपए का हमारा निवेश है। तो निवेश क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं हमारे लिए, एसेट होते हैं। तो इसको बैलेंस शीट में कहाँ प्रेजेंट करेंगे हम, एसेट साइड पे। तो बस ऐसे नाम लिख के दिखा देंगे, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा कहाँ दिखानी है, एसेट साइड पे। तो बस ये भी आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको बस आइटम्स को डील करना है। उसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 5.5 लाख। टूर्नामेंट के खर्चे हो गए, तो यानी हमने कोई स्पेसिफिक खर्चे करे टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो हमारे पास टूर्नामेंट फंड है ऑलरेडी। तो टूर्नामेंट के खर्चे हमारे टूर्नामेंट फंड को कम कर देंगे, तो 5.5 लाख रुपए माइनस कर दिया। इसी प्रकार अगला दे रखा है पवेलियन एक्सपेंसेस, पवेलियन के खर्चे 20,000 रुपए। तो ये पवेलियन वाले स्पेसिफिक खर्चे हो गए 20,000 रुपए। तो ये पवेलियन फंड को कम कर देंगे, तो 20,000 रुपए पवेलियन फंड कम हो जाएगा। और उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, ये मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल फंड के अंदर ऐड करके दिखा सकते हैं, हालांकि अलग से भी दिखा सकते हैं, पर ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी 15,000 रुपए कैपिटल फंड में जुड़ गई। चलिए साहब, बस सारे आइटम खत्म, सारी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। तो आज मेरा कैपिटल फंड जो है वो है 2,15,000 का। आज मेरा पवेलियन फंड जो है वो है 3 लाख रुपए का। और आज मेरा टूर्नामेंट फंड जो है, ओ टूर्नामेंट फंड, भाई फंड में थे 5,40,000 और मिले, लेकिन मैंने टूर्नामेंट के खर्चे कर दिए 550। तो अब भोला मासूम बच्चा आपकी तरह तो कह देगा सर -10,000 बच गया, है ना, हो गई प्रेजेंटेशन खत्म। बट बड़े ध्यान से सुनना, ये पॉइंट कवर करने के लिए सारी कहानी बनाई थी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे फंड में ही 5,40,000 रुपए हैं, 5 लाख और 40 ये, लेकिन हमने टूर्नामेंट पे खर्चा कर दिया ज्यादा 550 का। तो अब मैं ऐसे नेगेटिव फिगर तो नहीं दिखा सकता कि मेरा फंड जो है वो नेगेटिव है जी, ऐसा तो नहीं कहूंगा ना। तो प्रेजेंटेशन में हम ये तो नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे तो हम फंड अब दिखा देंगे कि फंड हमारे पास जो है वो अब निल है। तो आपको निल लिख के दिखाना पड़ेगा कि भाई फंड जो है वो निल हम दिखा रहे हैं, कि भाई फंड में अब कुछ नहीं बच रहा। पहली बात तो ये सितारा। तो सर ये एक्स्ट्रा जो 10,000 खर्च हुए, इनका क्या होगा ये भी तो बताइए। ऐसे निल लिख देंगे तो ये तो गलत नहीं होगी बात, ये 10,000 कहीं तो जाएंगे ना, खर्चे हुए एक्स्ट्रा तो कहाँ जाएंगे। तो यही आपको सिखाना है। अब देखो सितारे का दूसरा लिंक, जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हुए 10,000 रुपए, भाई वैसे तो टूर्नामेंट एक्सपेंस हुए थे 5,50,000 के, ठीक है, वैसे तो टूर्नामेंट एक्सपेंस 5,50,000 के हुए थे, परंतु 5,40,000 का तो चलो उसने फंड को ही कम कर दिया, और अब फंड जो है वो निल हो गया। और एक्स्ट्रा जो 10,000 है, ध्यान रखना ये जो है ये कौन से खर्चे लिख रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो 10,000 हैं वो हम अपने खर्चों की लिस्ट में डाल देंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
डेबिट साइड पे शो कर देंगे। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करा था, तो ये भी बातें हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग एग्जाम्पल नंबर 2 का। अब लिखना है एग्जाम्पल नंबर 3। 1 अप्रैल 2020 क्या क्या दे रखा है। प्राइज फंड, देख रहे हो बच्चों, अलग अलग तरह के फंड हो सकते हैं, नाम कुछ भी हो। 80,000 रुपए। 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, 80,000 रुपए। उसके बाद डोनेशन फॉर प्राइज फंड, प्राइज फंड के लिए डोनेशन मिली 12,000 रुपए। उसके बाद प्राइजेस अवॉर्डेड, हमने प्राइजेस बांटे 15,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए, 5,500। शो द ट्रीटमेंट, हमें कह रहा है ट्रीटमेंट दिखाओ, यानी कि वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनका प्रेजेंटेशन दिखाना है। चलिए, तो ये एक अलग तरह का एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बच्चों आपको, ये भी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ प्राइज फंड एक है, ठीक है ना। तो आइए सॉल्यूशन बनाते हैं और अच्छे अच्छे से समझते हैं सारी बातों को। तो इसमें बस आप एक बैलेंस शीट ही बना लेना, क्योंकि कोई मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के मतलब का आइटम दिया ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो बनाया ही नहीं। तो हम खाली बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं और अपनी बातों को समझते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। चलिए जी, तो सबसे पहले क्या है कहानी, प्राइज फंड। अब ये तो हमको नाम से पता चल गया कि भाई ये साहब हमारे पास 1 अप्रैल वाले दिन कोई प्राइज फंड है। इसका काम क्या होगा इस फंड का, भाई प्राइजेस से रिलेटेड, प्राइज खरीदने हैं, प्राइज बांटने हैं बच्चों को, जो भी करना है, ये एक स्पेसिफिक फंड हो गया। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, हेडिंग डाली प्राइज फंड, अंडरलाइन करा, नीचे लिखा ओपनिंग बैलेंस 80,000 रुपीज, ठीक है ना। तो अभी हमारे फंड में 80,000 रुपए हैं। उसके बाद उसने दिया है नेक्स्ट आइटम 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको ये अभी अभी सिखाया ही था कि भाई इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नाम हो सकता है, निवेश है ये तो, है ना। तो निवेश मतलब क्या, ये तो हमारे लिए एसेट है। तो हमने 1 अप्रैल वाले दिन कोई निवेश भी कर रखा है जिसका नाम है 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें सर 10% का क्या मतलब होता है, तो बच्चों कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट के पहले उसके नाम में अगर ये कोई प्रतिशत जुड़ा होता है ना, तो अब आप इसको हमेशा हमेशा अपने जीवन भर के लिए याद रखना। इसका मतलब ये होता है कि ये उस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज का आपको रेट दे रखा है, और वो भी पर एनम का। ये मतलब होता है इसका बाय डिफॉल्ट कि भाई अगर मैं अपने पैसे को निवेश कर रहा हूं, भाई आप अगर बैंक तक में एफडी करवाते हो तो भी तो आपको ब्याज मिलता है ना। तो इस इन्वेस्टमेंट पर ये जो हमने 80,000 का निवेश करा है, इस 10% का मतलब ये है कि हमें इस पर 10% का ब्याज मिलेगा या ब्याज मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसका इन्फ्रेंस लेते हुए नीचे ये लिख दूं कि इसका मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमें मिलना चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलना चाहिए। भाई 10% अगर मैं कह रहा हूं कि ब्याज मिलेगा और हमारा निवेश, हमारी इन्वेस्टमेंट है 80,000, तो 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000। तो ये इन्फ्रेंसेस होते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशंस होती हैं
इस परसेंटेज की कि आपको ये पता है कि मेरे को इसका मतलब 8,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने समझा दिया, बाकी ऐसे ही लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। डोनेशन फॉर प्राइज फंड। अब हमें प्राइज फंड के लिए ही डोनेशन मिली, तो ये तो एक स्पेसिफिक डोनेशन ही है प्राइज फंड की। तो इसका मतलब इस डोनेशन ने हमारे प्राइज फंड को बढ़ा दिया होगा 12,000 रुपए। इसके बाद प्राइजेस अवॉर्डेड। अवॉर्डेड का मतलब है आपने प्राइज बांट दिए, तो भाई प्राइजेस बांट दिए आपने, तो 15,000 रुपए के आपने प्राइजेस बांट दिए, पैसे खर्च हो गए, तो टेक्निकली तो ये खर्चा है ना, प्राइजेस बांटने का खर्चा हो गया ना। आपने 15,000 रुपए के प्राइजेस जो है वो बांट दिए, अवॉर्डेड, तो ये भी एक स्पेसिफिक खर्चा है एक तरह से। तो ये स्पेसिफिक खर्चा हमारे फंड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कोई भी स्पेसिफिक चीज होगी वो उसी स्पेसिफिक फंड में जा रही है, ये है मुद्दा, ये है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फिर वो कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 5500। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब होता है कि हमें इंटरेस्ट इस 10% वाली प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पर जो मिला, रिसीव्ड का मतलब है जो हमें इंटरेस्ट मिला, वो 5500 दे रखा है। तो अब ये भी एक प्रकार से जो हमें इंटरेस्ट मिला है ना, तो वो क्या है, वो हमारे प्राइज फंड को ही क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्योंकि ये भी इंटरेस्ट कोई ऐसा वैसा इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट भी प्राइज फंड वाली इन्वेस्टमेंट पर ही मिल रहा है, तो ये भी एक स्पेसिफिक ही हो गया ना बच्चों। तो इसीलिए ये जो इंटरेस्ट हमें 5500 रुपए मिला, ये हमारे प्राइज फंड को ही क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बोलो हाँ, यस सर अपने मन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पेशल पॉइंट है इस एग्जाम्पल में, उसकी डिस्कशन करते हैं। सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और कृपया करके इस पॉइंट को याद रखेंगे एग्जाम में। सारा खेल इसी पॉइंट का आने वाला है। हमने निकाल लिया कि इंटरेस्ट मिलना चाहिए 8,000। तो भैया आप ऐसे सोचो कि आपको पूरे साल का ब्याज जो है, पूरे साल का ब्याज मिलना चाहिए 8,000 रुपए, है ना, ये हमको पता है। बट ये भी हमको पता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड जो हुआ है, जो एक्चुअल में कैश मिला है, जो एक्चुअल में मतलब पैसा मिला है, जो रिसीव हुआ है, वो सिर्फ 5500 ही हुआ है, ये भी हमको दे रखा है। तो साहब मिलना चाहिए 8,000, मिला है सिर्फ 5500, देयरफॉर बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका मतलब है कि 2500 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिलना तो चाहिए, बट अभी मिला नहीं है। ये इसमें है सितारे वाली बात। तो 2 सितारे। बोलो क्या ये बात आपको समझ आई कि साहब अगर मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट मिलना चाहिए 8,000, ये मेरी इनकम है, दिस शुड बी माई इनकम, ये मेरी क्लियर कट इनकम है, बट मुझे अभी तक मिला है, एक्चुअल में जो कैश मिला है वो सिर्फ मिला है 5500। लेकिन हम तो बच्चों कैश बेसिस फॉलो नहीं करते, हम तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। यानी कि हम तो ये देखते हैं कि मिला तो चलो 5500 है, बट मिलना कितना चाहिए था, तो इसको मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट एक्रूड। यानी कि 2500 रुपए का इंटरेस्ट मेरी इनकम तो है, बस अभी मिला नहीं है, बट ये भी इनकम तो है ना। क्या आप इस बात को नकार सकते हो कि नहीं सर ये इनकम नहीं है? अगर आप ये कह दो मेरे मुंह पे तो मैं देखूं आपको। क्या ये कह सकते हो कि नहीं सर ये इनकम नहीं है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है, ये भी आपकी इनकम है, क्योंकि आपकी इनकम है ही टोटल 8,000। तो 5500 तो मिल गई, 2500 बस अभी मिली नहीं है तो इनकम ही ना। तो इसीलिए ये 2500, बड़े ध्यान से देखना, है तो मेरी इनकम ही, तो ये 2500 भी मेरे फंड को बढ़ाएगा। और एग्जाम में लिख देता हूं, 10 में से 8 बच्चे ये भूल जाते हैं, ये गलती होती है 10 में से 8 बच्चों की, भूल
जाओगे। ठीक है, तो मेरा काम था अलर्ट करना, बाकी अब आपकी जिम्मेदारी है, भूलो भूलो, नंबर कटे तो आपके कटे, मुझे क्या। चलो, तो इंटरेस्ट एक्रूड, पहली चीज तो ये कि आपने निकाला कैसे वो पता होना चाहिए, और ये भी हमारी इनकम है, इस बात को लिख लेना चाहें, बाद में कंफ्यूजन ना हो, ये भी हमारी इनकम है। वो तो बस पैसे नहीं मिले, है तो इनकम ही ना, तो इसीलिए हमारे फंड को ये बढ़ा रही है, ध्यान रखने, हमारे उस स्पेसिफिक फंड को बढ़ा रही है। जैसे इस 5500 ने हमारे फंड को बढ़ाया, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक इनकम थी, तो ये भी 2500 स्पेसिफिक इनकम ही है, तो ये भी हमारे फंड को बढ़ाएगी। सर, एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है वो तो हमारा एसेट भी होता है। वेरी गुड बच्चों, तो आप तो बड़े होशियार हो, तो आपको याद है ये बात। इंटरेस्ट एक्रूड जो होता है, ये एडजस्टमेंट मान लो एक पॉइंट, तो इसको दो जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट एक्रूड हमारा एसेट भी होता है सर, ये तो हमने बचपन में ही सीखा था। वेरी गुड बच्चों, आप तो बहुत होशियार हो। तो इंटरेस्ट एक्रूड को एसेट साइड पे लिखना याद रखना। 10 में से 6 बच्चे ये भूल जाते हैं, भूल जाओगे, तो इसमें गलती करने के चांस थोड़ा कम है। 10 में से सिर्फ 6 ही करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड बच्चे को बचपन का फिर भी याद होता है एसेट में लिखना है, लेकिन ज़्यादा गलती यहाँ होती है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड बच्चा यहीं लिखना सबसे ज़्यादा भूलता है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप आगे चल के रिविजन्स करा करोगे, आप देखना, आप खुद ये भूल जाओगे, जब बिना देखे सवाल कर रहे होंगे ना, आपसे यही गलती होगी। दिस इज माई गारंटी। चलो ठीक है सर, हम नहीं करेंगे। तो बस सारे आइटम्स हो गए प्रेजेंट, ये इसमें हमको सीखना था मेन चीज। तो अब हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। तो आज अगर मैं अपने फंड की बात करूं, तो मेरे पास जो फंड है वो है अब 85,000 रुपए का, बस। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंटेशन, और इसी में हमने सीख लिया एग्जाम्पल 3 में पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको एक छोटी सी हेडिंग डालनी है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हम कुछ स्पेशल चीज सीखने जा रहे हैं। इसका नाम आप लिखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन एन एसेट इज क्रिएटेड। अभी तक की सारी एग्जाम्पलों में फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, आपने कहीं पर भी एसेट क्रिएट होने का एग्जाम्पल नहीं देखा, तो जो आप इस एग्जाम्पल में सीखोगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन एन एसेट इज क्रिएटेड, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल लिखते हैं पहले हम। एक 1 अप्रैल 2020 हमारे पास क्या है, कैपिटल फंड हमारे पास है 1 लाख रुपए का। उसके बाद बिल्डिंग फंड हमारे पास है 15 लाख रुपए का। उसके बाद हमें मिला क्या, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए हमें डोनेशन मिली 5 लाख रुपए की। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रैकेट में लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस टिल 31 मार्च 21, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें आप लिख लो 8 लाख रुपए, ठीक है। शो प्रेजेंटेशन। अब इसमें बच्चों जी एक ही पॉइंट की वजह से पूरा एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ा, लेकिन ये एक पॉइंट ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ये पॉइंट। तो इसको आप चाहे स्टार लगा लेना, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते भी हैं। तो अब हुआ क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं कि हमें 2-3 इंफॉर्मेशन दे रखी है और कह रहा है प्रेजेंटेशन करो। तो पहले तो हम अपना बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, छोटा सा, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस हमें एक चीज़ समझनी है, लेकिन उसके लिए एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करना है। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट के लिए सिंपल सी
लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, और हेडिंग्स डाल देते हैं। एक हेडिंग आ गई हमारी कैपिटल फंड के नाम की, है ना, क्योंकि हमारे पास 1 अप्रैल वाले दिन क्या है, कैपिटल फंड है 1 लाख रुपए का। तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, और उसके नीचे एक और हेडिंग डाल दी, बिल्डिंग फंड, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग फंड भी है, उसका बैलेंस 15 लाख रुपए। तो ये तो हो गई जी 2 चीजें जो हमारे पास ओपनिंग में थी। अब नेक्स्ट कह रहा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली, ये भी हम सीख चुके हैं कि स्पेसिफिक डोनेशन है बिल्डिंग से रिलेटेड, तो ये 5 लाख रुपए हमारे बिल्डिंग फंड को बढ़ा देगी, 5 लाख रुपए। ठीक है जी। अब आते हैं अपने इस मेन पॉइंट पर, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग पर खर्चा करा, वर्क इन प्रोग्रेस टिल 31 मार्च 2021। अब देखो बच्चों, भाई हम एक बिल्डिंग के लिए एक स्पेसिफिक काम करने के लिए एक फंड एकत्रित करके रख रहे थे, हम अपने लाइबिलिटीज साइड पर एक बिल्डिंग फंड रूपी फंड बनाकर चल रहे थे। मतलब कि एक मटका था बिल्डिंग फंड नाम का, जिसमें हमने मान लिया था कि 15 लाख रुपए तो पहले से ही है, 5 लाख रुपए चलो किसी ने हमें और डोनेशन भी दे दिया था, तो ये मटका हमारा चल रहा था। अब इस मटके का काम क्या था कि बिल्डिंग बननी चाहिए, इसीलिए इसका नाम था बिल्डिंग फंड। अब हमने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, तो ये बिल्डिंग बन रही है, नींव डल गई है, बिल्डिंग बन रही है। तो भाई बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, तो ऐसा नहीं कि 1 साल में बन के तैयार भी हो जाएगी। तो अभी बिल्डिंग पूरी बनी नहीं है, अभी कार्य प्रगति पर है। तो मान लेते हैं बिल्डिंग अभी पूरी नहीं बनी, बिल्डिंग बस एक ढांचा है इतना रूपी, ठीक है, अभी पूरी नहीं बनी। और इतने ढांचे पर ही अभी 8 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो आप इसकी पहले अगर जर्नल एंट्री मन में सोचो कि आपने खर्चा करा होगा 8 लाख रुपए का, मैं ऐसी आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बनवाने के लिए, समझाने के लिए बना रहा हूं। तो आपने 8 लाख रुपए पे करे होंगे, भाई किसी को भी पे करे, ये लो बिल्डर साहब 8 लाख रुपए ले लो, और आपकी यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो बन रही है, ढांचा जो है बन रहा है। अब डेबिट जो है वो आप क्या करोगे, अब इस ढांचे को अभी पूरी तरह से आप बिल्डिंग भी नहीं कह सकते, ऐसा तो नहीं है कि मैं ये लिख दूं, एंट्री कर दूं बिल्डिंग डेबिट टू बैंक, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, भाई ऐसा लगेगा फिर तो कि बिल्डिंग है, लेकिन ये बिल्डिंग नहीं है टेक्निकली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बिल्डिंग, और ब्रैकेट में लिख दें वर्क इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, मतलब सामने वाले को देखकर समझ आ जाएगा, अच्छा बिल्डिंग तो है पर वर्क इन प्रोग्रेस है ना। तो एक तरह से आपकी जर्नल एंट्री जो हो रही है वो ये हो रही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई इस खर्चे की एंट्री सोचो, सब बच्चे अपने अपने मन में बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अपने मन में इस खर्चे की एंट्री सोचो जरा। इसकी क्या करोगे, भाई आपने पैसे दिए, 8 लाख रुपए खर्च करे, तो बैंक में से कम हो जाएंगे या कैश में से कम हो जाएंगे कुछ भी, और बदले में आपको क्या मिला, बदले में आपको ये ढांचा मिला, बिल्डिंग मिली, तो क्या डेबिट करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, है ना, यही एंट्री होगी। तो इस एंट्री का जो प्रभाव है अगर मैं उसको समझूं, तो पहली चीज तो ये कि भाई बैलेंस शीट क्योंकि 31 मार्च को बनाई जा रही है, तो हम अपने एसेट में अब बिल्डिंग भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा एसेट है, हमने खरीदा एसेट ऐसा समझ लो, या हमने खर्चा करके बनाया बिल्डिंग को। तो सबसे पहली चीज तो आपको अपने एसेट पर एक बिल्डिंग, और ब्रैकेट में आप लिख देना वर्क इन प्रोग्रेस या बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, 8 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्निकली 8 लाख रुपए हमारे बैंक में से कम हो गए होंगे, और वो 8 लाख रुपए अब हमारे बिल्डिंग रूपी एसेट बनकर यहाँ पर आ रहे होंगे। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, चलो ये तो ध्यान रख लेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये, जब हम कोई एसेट से रिलेटेड, ध्यान रखना ये इसीलिए स्पेसिफिक पॉइंट है, ये हर फंड में नहीं चलेगा,
ये सिर्फ उन्हीं फंडों में चलेगा जिनमें कोई एसेट क्रिएट होता है। तो इसीलिए यहाँ हेडिंग डली हुई है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन एसेट इज क्रिएटेड। इससे पहले आपने किसी भी एग्जांपल में देखा एसेट बन रहा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि कहीं पर प्राइज फंड था, कहीं टूर्नामेंट फंड था। ये सब चीजें तो बस ठीक है, खर्चों के लिए बन गए फंड, लेकिन बिल्डिंग फंड साहब ये तो एसेट क्रिएट हो रहा है, तो ये इसलिए अलग होता है। तो अब जो मैं बोलूंगा बड़े ध्यान से सुनना, मैं 2 बार बोलूंगा, ठीक है? आप बड़े ध्यान से सुनना। हमने जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड का निर्माण करा था, अब उस स्पेसिफिक पर्पस को हमने अंजाम दे दिया है, यानी कि हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, या हमने ऑलमोस्ट अब उसकी कगार पर हैं खत्म करने की, और हम 8 लाख रुपए ऑलरेडी बिल्डिंग पर खर्च कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो जितने रुपए का हमारा ये फंड या जितने रुपए का हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो चुका, हमें उतने रुपए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ये रिपीट करूंगा, हमें उतने रुपए की रिस्ट्रिक्शन को हटाना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शन को क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। अब ये हटेगा कैसे रिस्ट्रिक्शन? बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं पहले एक फनी एग्जांपल से समझा देता हूं। भाई मेरे पास एक मटका है, इस मटके का नाम है रिस्ट्रिक्शन मटका, और एक मटका ऐसा है जिसमें कुछ भी करो, अनरिस्ट्रिक्टेड मटका, अनरिस्ट्रिक्शन समझ लो, चलो ठीक है। 2 मटके हैं। तो एक चिड़िया जो है वो मान लो यहां पर है, ठीक है, एक चिड़िया है, और इस चिड़िया को अभी मैंने कैद कर रखा है। और यहां पर जो चिड़िया होती हैं, ये मान लो, ये तो वैसे तो मटका दिख रहा है, लेकिन ये चिड़िया जो है ये फ्री है, इन्हें कैद नहीं किया जाता, ये उड़ रही है, फ्री है, फ्री चिड़िया है मान लो। अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने जितने रुपए का काम कर लिया, पॉइंट यहां है कि जितने रुपए का काम कर लिया, मुझे उतने रुपए की अब रिस्ट्रिक्शन को हटाना है। तो मेरा बिल्डिंग फंड जो होता है वो कैसा फंड होता है? वो एक रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है। वो कैसा फंड होता है? वो एक रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है। तो ये तो मान लो हो गया जी बिल्डिंग फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड है। और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड कौन सा होता है? जिसपे कोई रोक टोक नहीं होती, वो होता है कैपिटल फंड। तो अगर मैं यहां पर तो ये कह रहा हूं, पहले अकाउंटिंग में बोलूं कि 8 लाख रुपए पर रिस्ट्रिक्शन हटानी है, अब इसको मुझे फ्री करना है, इसको मुझे आजाद करना है, क्योंकि इस फंड में से 8 लाख रुपए मैं ऑलरेडी बिल्डिंग बना चुका हूं। तो ये हमारे लिए कंपलसरी ट्रीटमेंट होता है कि 8 लाख रुपए की रिस्ट्रिक्शन हटा दो। अब मैं इसको चिड़िया वाले एग्जाम्पल में लगाता हूं। इसका मतलब मुझे 8 लाख रुपए की चिड़ियाओं को फ्री करना है, इन्हें रिस्ट्रिक्शन से हटाना है। तो क्या करोगे भाई? इस चिड़िया को, फिर ये मान लो 8 लाख रुपए वाली चिड़िया है, इस चिड़िया को इस मटके से निकाल दोगे, और इस चिड़िया को इस मटके से निकाल के इस फ्री वाली मटके में डाल दोगे, तो ये चिड़िया भी यहां आ गई। तो एक तरह से ये चिड़िया फ्री हो गई ना, ये रिस्ट्रिक्शन से हट गई, ऐसा बोल सकता हूं। इस चिड़िया को वहां से हटा के फ्री वाले जंगल में डाल दिया, समझ लेना जंगल है, खुला जंगल। तो इस चिड़िया को यहां निकाल कर इस जंगल में डाल दिया, तो कह सकते हैं ना रिस्ट्रिक्शन से हटा दिया। तो ये हमारे लिए लीगल कंपलसरी ट्रीटमेंट होता है एनपीओ के लिए, खासकर जब कोई एसेट क्रिएट होता है। अब इसको समझते हैं। तो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझो तो वो ये कह रहा है 8 लाख रुपए को अब बिल्डिंग फंड में से हटा दो, उसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म करो 8 लाख रुपए की, और 8 लाख रुपए को फ्री बना दो। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में अब यही बात का आपको ध्यान रखना है। मैं इसीलिए हाईलाइट करके अलग से, मतलब प्रॉपरली आपको लिख के समझा रहा हूं कि क्या करना है। हमें अपने बिल्डिंग फंड में से अब 8 लाख रुपए की चिड़िया को हटाना है। ये आजाद हो गई चिड़िया, और ये चिड़िया कहाँ चली गई? जंगल में। तो 8 लाख रुपए की चिड़िया आजाद हो गई। तो इसको लिखना है, यहां पर अंग्रेजी लिख सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो 8 लाख रुपए की चिड़िया को आजादी मिल गई, तो ये 8 लाख रुपए आपको आजाद करने हैं, ठीक है। और ये चिड़िया कहाँ चली गई उड़कर? जंगल में। तो ये देखो चिड़िया जा रही है जंगल में। ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। तो इसका मतलब
अब जंगल में उड़ने वाली जो चिड़ियाएं हैं वो हो गई 9 लाख रुपए की, और अब जेल में बंद जो रिस्ट्रिक्टेड चिड़ियाएं हैं वो मात्र बची हुई हैं 12 लाख की। ये मतलब है, कहना चाहता है। और रीजन एक ही है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने 8 लाख रुपए की बिल्डिंग जो है उसका कंस्ट्रक्शन कर लिया, एक एसेट को क्रिएट कर लिया। मैं हाथ का निशान बना के लिख रहा हूं, ये पूरा चक्कर क्यों करना पड़ा? बिकॉज एसेट इज क्रिएटेड। तो ये ध्यान रखना, ये हर फंड में नहीं होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर फंड में नहीं होगा। जब कोई एसेट क्रिएट होता है सिर्फ उसी केस में ये स्पेसिफिक चिड़िया को आज़ाद करना पड़ता है। तो बिल्डिंग फंड में से 8 लाख रुपए फ्री हो गए, तो एक तरह से टेक्निकली आप देखो, अब रिस्ट्रिक्टेड फंड सिर्फ 12 लाख का रह गया और फ्री फंड अब 9 लाख का हो गया। मतलब अगर आप ध्यान से समझो भाई, पहले जो है, पहले रिस्ट्रिक्टेड फंड 20 लाख का था और फ्री वाला 1 लाख का था। बट हमने, क्योंकि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जितने रुपए का एसेट क्रिएट हो जाए उतने रुपए की रिस्ट्रिक्शन हटा दो, तो अब मेरी रिस्ट्रिक्टेड फंड 20 लाख की बजाय सिर्फ 12 लाख रह गए और मेरे फ्री फंड 1 लाख से बढ़कर 9 लाख हो गए। तो बात समझ आ रही है ना? तो वी हैव टू मेक दिस ट्रांसफर एंट्री उतने रुपए से जितने रुपए की आपने कंस्ट्रक्शन करवा ली। तो ये था बेसिकली हमारा एग्जाम्पल 4, और इसका ट्रीटमेंट ध्यान रखना, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल 4 का हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। नहीं 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 नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी। 4 एग्जाम्पल्स कर लिए ना, उसके बाद कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ही नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल 5 जो लिखना है वो बेसिकली बस ये लिखना है, एग्जाम्पल 5 रिफर इलस्ट्रेशन 6। तो अगला एग्जाम्पल जो होगा वो अब हमारी किताब का एक इलस्ट्रेशन होगा, क्योंकि मुझे 2 एग्जाम्पल्स यानी कि 2 इलस्ट्रेशंस आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो हमारी किताब में ही है और वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उन पर हम स्टार भी लगाएंगे, लेकिन करेंगे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। तो हम आएंगे अपने इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर, जिस पर आप एक स्टार लगा लेंगे। तो टेक्निकली आपका अगला एग्जाम्पल बन जाता है, लेकिन उसमें बस आप लिख लेना रिफर इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। हाउ विल यू How will the following items dealt with while preparing balance sheet of Chennai club as at 31st March? तो कहानी वही है कि वो ये पूछ रहा है कि आप बैलेंस शीट में 31 मार्च 2021 में कैसे फॉलोइंग आइटम्स को डील करेंगे। नंबर 1, बिल्डिंग फंड। हमारे पास बिल्डिंग फंड कह रहा है 10 लाख रुपए का, तो ये तो हो गया ओपनिंग बैलेंस। डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली 25 लाख रुपए की, तो ये हो गई हमारी स्पेसिफिक डोनेशन। उसके बाद लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये है वो कहानी जो आपने अभी अभी सीखी कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर इन्होंने 22,50,000 रुपए का खर्चा कर दिया। तो अब ये 22,50,000 रुपए की चिड़िया अपने पिंजरे से आजाद आपको करनी पड़ेगी, इस बात का याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टूर्नामेंट फंड। तो ये हमको टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, ठीक है, सिंपल। टूर्नामेंट के खर्चे हो गए एक्सपेंसेस, ठीक है, सिंपल। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, भाई टूर्नामेंट के टिकट्स हमने बेचे और उसको बेचकर हमें पैसे मिल गए, तो टेक्निकली ये हमारे पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन फिर से ध्यान रखना है ये स्पेसिफिक रिसिप्ट है, ये टूर्नामेंट से संबंधित रिसिप्ट है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टूर्नामेंट फंड है, तो इसीलिए इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो ये बातें कुछ टूर्नामेंट की होगी। नेक्स्ट उसने दे रखा है जी लाइफ मेंबरशिप फीस, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है 40,000। उसके बाद दे रखा है नंबर 4 में, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पे तारा लगा रहे हैं इसलिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर टू बी हेल्ड ऑन 31 मई 2021। बड़े ध्यान से मेरे बच्चों, कह रहा है सब्सक्रिप्शन हमें मिला एनुअल डिनर के लिए। तो भाई सब्सक्रिप्शन मिला एनुअल डिनर के लिए, तो देखो क्या होता है बच्चों, ये जो NGOs होते हैं, ये जो हमारा मान लो क्लब होता है, तो कई बार हम अपने क्लब को किसी को दे देते हैं कि भाई कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आ रहा है शायद, तो आपको यहाँ पर डिनर करवाना है तो करवा दो डिनर,
या किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपको मुलाकात करनी है, हमारे क्लब में कर लो, बहुत जगह है, इसके बदले में हमें पैसे दे देना बस। तो हमें पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन मतलब समझ लो हमको पैसा मिला, लेकिन किस बात का पैसा मिला? एनुअल डिनर करवाने का पैसा मिला। ठीक है, मतलब साल में एक बार डिनर करवाना होगा किसी को, भाई कोई भी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, हमें क्या पता, तो उसका हमको पैसा मिला। लेकिन बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चों, डिनर टू बी हेल्ड ऑन 31 मई 2021, यानी कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च 2021 को खत्म होता है, उस साल डिनर नहीं होना। डिनर तो 31 मार्च के भी बाद अप्रैल में और मई में 2 महीने के बाद डिनर होना है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि टेक्निकली डिनर जो है, डिनर अगले साल होना है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। इसका मतलब ये डिनर कब होना है? अगले साल होना है, अगले फाइनेंशियल ईयर में होना है ना जी, 31 मई में होना है डिनर, और 31 मार्च को मेरा तो साल खत्म हो जाता है, अकाउंटिंग खत्म हो जाती है करंट ईयर की। तो इसका मतलब ये जो 60,000 रुपए हमें मिले हैं, वो हमें इस साल के नहीं मिले, वो हमें भविष्य के मिले हैं। बात समझ आ रही है? भाई कोई आपको ये कह दे कि मैं आपको पैसे तो दे रहा हूं 60,000, लेकिन ये 60,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, अगले साल डिनर करने आऊंगा इस बात के, तो आपको पैसे तो आज मिल गए, लेकिन ये पैसे बिलोंग कब को करते हैं, किस साल को करते हैं? फ्यूचर को, अगले साल को, नेक्स्ट ईयर को, या एडवांस कह सकते हैं। तो टेक्निकली ये 60,000 रुपए हमें मिल गए हैं, लेकिन ये हमारे लिए एडवांस है। अच्छा, उसी के नीचे सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर येट टू बी रिसीव्ड, ओ 10,000। इसका मतलब समझो सर, वही तो समझ नहीं आता। इसका मतलब ये है कि मैं मंत्री से पता है कितने रुपए में डील सेट करके आया हूं। मंत्री जी, आपको मेरे क्लब में डिनर करना है ना, तो आपको मेरे यहाँ डिनर करने के लिए आपको मुझे 70,000 देने पड़ेंगे। 70,000 रुपए, इसका मतलब मेरा सौदा हुआ है 70,000 रुपए में, 70,000 में। तो मंत्री जी ने 60,000 तो मुझे दे दिए आज, वो तो ऊपर वाले पॉइंट में आ गया, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मैं बादल बना रहा हूं, मतलब हमें 60,000 रुपए तो मिल गए हैं। और नीचे वाले पॉइंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर येट टू बी रिसीव्ड, मतलब मिलने बाकी हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली जो इस डायग्राम में आप हरी बिंदु देख रहे हो, ग्रीन रंग का डिनर देख रहे हो, इस डिनर के हमें 70,000 रुपए लेने हैं। इस डिनर के, हम जिनको भी ये जगह दे रहे हैं अपनी डिनर करने की, उनसे हम 70,000 रुपए ले रहे हैं, जिसमें से उसने 60 तो दे दिए, 60 तो दे दिए, 10 अभी तक दिए नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये डिनर इस साल होना ही नहीं है, ये डिनर तो है ही अगले साल का, ये डिनर इस साल होना नहीं है, ये मेरे इस साल की करंट ईयर के लिए एक तरह से इनकम है ही नहीं, क्योंकि ये डिनर इस साल होना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है सर। नेक्स्ट, कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। तो अब देख लिया पूरा क्वेश्चन, अब बड़े ध्यान से ईच एंड एवरी आइटम का मैं एनालिसिस दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। तो देखो जी, सबसे पहले मैं आपके साथ फंड वाइज फंड डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा कैपिटल फंड, उसके आगे लिख लिया मैंने ओपनिंग बैलेंस 25 लाख रुपए, ये गिवन है। फिर मैंने लिखा बिल्डिंग फंड, उसका मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 10 लाख रुपए, ये गिवन है। फिर मैंने लिख लिया टूर्नामेंट फंड, इसका मुझे ओपनिंग बैलेंस गिवन है 15,000 रुपए, ये मैंने लिख लिया। सबसे पहले सारे फंडों के ओपनिंग बैलेंस लिख लिए। ठीक है, अब पहले पॉइंट में क्या था एक बार देखते हैं। पहले बिल्डिंग फंड में सिर्फ दो बातें थी, एक तो डोनेशन रिसीव हुई बिल्डिंग की, और दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन कर दी 22,50,000 की। आओ पहले इन दोनों को डील करते हैं, बिल्डिंग वाले को। तो देखो जी, बिल्डिंग की हमें डोनेशन रिसीव हुई 25 लाख, तो ये बिल्डिंग फंड में जुड़ गई, देखो 25 लाख बिल्डिंग फंड में जुड़ गया। फिर हमने, कह रहा है खर्चा करा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, तो क्या बताया था मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं काले रंग से ब्लॉक बना रहा हूं, चिड़िया आजाद करनी है आपको। तो 22,50,000 रुपए हमने अब रिस्ट्रिक्शन से हटा दिए,
यानी वो बिल्डिंग फंड से देखो लेस हो गए, और वो 22,50,000 रुपए हमारे कैपिटल फंड में चले गए। यानी कि चिड़िया जो है पिंजरे से निकल के 22,50,000 की जंगल में चली गई, आजाद हो गई। ठीक है, ये याद आ गया ना पॉइंट, एग्जाम्पल में सीखा था। और क्योंकि 22,50,000 आपने बिल्डिंग पर खर्च करे हैं, तो यानी एक एसेट क्रिएट हुआ है। तो एसेट साइड पर देखो क्या लिखा है, बिल्डिंग 22,50,000 रुपए। ठीक है, समझ आ गया ना। तो ये आप साथ साथ नोट कर सकते हो अपने एग्जाम्पल के रजिस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन 6 का सॉल्यूशन। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया ना, सारी चीजें वही हैं हमारे कॉन्सेप्ट से। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा था, टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड में देखो क्या था, ओपनिंग बैलेंस हो गया, डोनेशन रिसीव हुई, टूर्नामेंट का खर्चा हुआ, और टूर्नामेंट टिकट को बेचकर हमें पैसे मिले। आइए जी, तो टूर्नामेंट फंड को देखें जरा, ओपनिंग बैलेंस प्लस डोनेशन मिली हमें 25,000 जुड़ गया, प्लस टिकट्स बेचकर हमें प्रोसीड मतलब पैसे मिले, तो ये भी जुड़ गया। भाई फंड में पैसा बढ़ गया ना, एक तरह से पैसे मिल गए। और लेस खर्चे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 42,000 हमने लेस कर दिया। तो टूर्नामेंट फंड जो है आज हमारा आ गया फाइनल आंसर 33,000। तो टूर्नामेंट फंड आ गया आंसर, बिल्डिंग फंड आ गया आंसर। यहां तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या बातें थी सवाल में देखो। थर्ड पॉइंट में लिखा था लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस तो कैपिटल रिसिप्ट है ही, तो क्या सिखाई थी, देखो कैपिटल फंड के अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस आ गई, जुड़ गई 40,000। तो कैपिटल फंड का आंसर भी हमारा फाइनल आ गया 47,90,000। तो तीनों फंड्स के हमारे फाइनल आंसर आ चुके। अच्छा, अब उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट बचा था, स्टार पॉइंट, सब्सक्रिप्शन वाला, डिनर के लिए जो हमें पैसा मिला। तो अब देखो बच्चों जी, मेरे को डिनर के लिए 60,000 रुपए मिल गए, किसी ने मुझे 60,000 रुपए दे दिए। लेकिन ये पैसे जो मुझे मिले हैं 60,000, ये इस साल के नहीं है, ये तो अगले साल डिनर होगा, ये तो अगले फाइनेंशियल ईयर में डिनर होगा, मुझे उसके पैसे मिले। तो कभी भी आप अगर किसी से पैसा एडवांस लेते हो, तो क्या बोलते हो उसको, कि पैसे मैंने एडवांस में ले लिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यही कहते हो ना, पैसे आपने एडवांस में ले लिए। तो साहब अगर आपने पैसे एडवांस में ले लिए, तो उसको लाइबिलिटीज में दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, दिखाएंगे सर। तो इसीलिए लाइबिलिटीज में इन्होंने ऐसे दिखा रखा है, सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर 60,000 रुपए, आप इसके आगे लिख लेना। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो ये हमारी लाइबिलिटी हुई कि नहीं हुई, पैसा हमने एडवांस में ले लिया, जिसको अनअर्न्ड इनकम भी कहते थे बचपन में। मैं ये भी लिख देता हूँ अगर किसी बच्चे को ज्यादा ही सुनने और समझने की शक्ति अगर है, इसको बचपन में अनअर्न्ड इनकम भी कहते थे। ठीक है ना। तो हमने किसी से 60,000 रुपए ले लिए, और ये 60,000 रुपए हमें मिल गए, लेकिन ये इस साल के नहीं है इनकम, ये अगले साल के हैं, भविष्य के। तो ये हो गई मेरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, 10,000 रुपए तो अभी तक मिले ही नहीं है, क्या वो भी लिख दूं लाइबिलिटी में? खुद सोचो, खुद लॉजिक लगाओ। वो आदमी कह रहा है मैं 10,000 बाद में दूंगा, मैंने कहा ठीक है, अभी तक मुझे 10,000 उसने दिए ही नहीं है। तो साहब जब दिए ही नहीं है 10,000 रुपए, तो क्या मैं लिख दूं अभी से लाइबिलिटी में कि 10,000 भी लाइबिलिटी है? लिख दूं क्या? नहीं लिखूंगा ना। तो इसी बात का उन्होंने सितारा डाल के नोट दे रखा है किताब वालों ने। तो किताब वाले सोच रहे हैं कि हम ये नोट में दे दें, क्या पता बच्चे को ये बात ना पता हो। लेकिन बच्चे को क्यों नहीं पता, कोई बच्चा बेवकूफ थोड़ी ना है। भाई जब 10,000 मिले ही नहीं है, तो वो उसको लाइबिलिटी में दिखाएगा ही क्यों? नहीं दिखाएगा। तो उसने नोट दे दिया इस बात का। तो बात समझ आ गई जी। तो ये है बच्चों आपका कंप्लीट आंसर। तो इसको आप नोट कर लेना, यानी कि कैपिटल फंड 47,90,000, बिल्डिंग फंड 12,50,000, टूर्नामेंट फंड 33,000। उसके बाद एक लाइबिलिटी आ गई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 60,000 की, और एसेट साइड पे हमारी बिल्डिंग जो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ 22,50,000 का। आइए बच्चों, अब हम करेंगे आज का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें आपको लिखना है रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये हमारी किताब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो इसको हम अपने एग्जाम्पल नंबर 6 के तौर पर
करेंगे, ठीक है। और एग्जाम के लिए आप इसको स्टार मार्क कर लो। आइए जी, द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज ऑफ हर्ष स्पोर्ट्स क्लब, शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, एंड द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज ऑन 31 मार्च 2021। चलिए, तो कुछ जानकारी दे रखी है, एक बार देखते हैं क्या है। स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल, तो स्पेसिफिक फंड का हमको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, क्या सिखाया था? इन्वेस्टमेंट वर्ड देखते ही समझ जाओ निवेश है ये, यानी ये तो हो गया एसेट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, हमें ब्याज भी मिला इन्वेस्टमेंट पर, तो ये हमारे लिए क्या है, हमें ब्याज मिला, तो करा था ना हमने, तो ये उसी स्पेसिफिक फंड को बढ़ा देगा, है ना, क्योंकि हमको पैसे मिल गए इंटरेस्ट के। उसके बाद है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो हमें स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिली, तो डोनेशन क्या करेगा, वो भी हमारे उसी स्पोर्ट्स फंड को बढ़ा देगा। यहां तक तो सिंपल पॉइंट है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, तो ये आप कॉन्सेप्ट में देख सकते हो बच्चों, सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको लिखवाया था कि ये हमारी एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है ना, हम अपने मेंबर से मंथली फीस लेते हैं, तो इट इज आवर रेवेन्यू रिसिप्ट, तो कह सकते हैं ये तो हमारी इनकम है। फिर डोनेशन, खाली डोनेशन लिखा है, कोई पर्पज नहीं है इसका स्पेसिफिक, तो इसका मतलब ये कौन सी डोनेशन है, जनरल डोनेशन है। तो जनरल डोनेशन क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी आपको लिखवाया है, तो यानी कि ये है इनकम। फिर कह रहा है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, हमने स्पोर्ट्स प्राइजेस बांट दिए, तो ये खर्चा हो गया, तो ये हमारे स्पोर्ट्स फंड को कम कर देगा क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट पर खर्चे करें हमने, तो ये भी हमारे स्पोर्ट्स फंड को घटा देगा क्योंकि स्पेसिफिक है। उसके बाद जनरल फंड, तो जनरल फंड मतलब बच्चों होता है कैपिटल फंड ही, तो ये तो चलो एक ओपनिंग बैलेंस हो गया कैपिटल फंड का, ठीक है। उसके बाद जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, निवेश, तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स जो है वो क्या है, वो तो निवेश है, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट हो गया। उसके बाद जो आपको तारा लगाना है या इनफैक्ट सी का सिंबल बनाना है, वो लास्ट पॉइंट पर बनाना है, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सी या तारा बनवाया थोड़ी देर में, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, बाकी सारे आइटम्स की डीलिंग देख देंगे कैसे करनी है। तो दो ढांचे आप बना सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के, और बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको क्या क्या आइटम दिखाऊंगा, जो टिक लगाऊंगा पहले उन्हीं पर फोकस करना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखते हैं, और बैलेंस शीट के हिसाब से जो जो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा उन्हें बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले उसने जनरल फंड जो दे रखा था ओपनिंग बैलेंस वो लिख लिया, 20 लाख रुपए, एक हेडिंग बन गई, और दूसरी हेडिंग बन गई स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस 10 लाख रुपए। तो पहले हम सारे के सारे स्पोर्ट्स फंड वाले आइटम डील कर लेते हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि सारे हाईलाइटेड जो है वो कहीं ना कहीं लास्ट वाले को छोड़ के स्पोर्ट्स फंड से ही संबंधित है। तो देखो बच्चों, स्पोर्ट्स फंड में हमें क्या क्या बातें दे रखी थी। सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला था, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट मिला था, तो उसने स्पोर्ट्स फंड को बढ़ा दिया, ऐड हो गया। फिर हमें स्पोर्ट्स फंड की डोनेशंस मिली थी, उसने हमारे स्पोर्ट्स फंड को बढ़ा दिया, ऐड हो गया। लेकिन उसके बाद हमने स्पोर्ट्स प्राइजेस बांटे थे, खर्चा हो गया, तो उसने स्पोर्ट्स फंड को कम कर दिया। इसी तरह एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट पर कुछ खर्चे हुए, तो उसने हमारे स्पोर्ट्स फंड को कम कर दिया। तो इन चार चीजों से स्पोर्ट्स फंड बढ़ा और घटा, तो कुल मिलाकर हमारे स्पोर्ट्स फंड का फाइनल आंसर आ गया 11 लाख रुपए। सिंपल। फिर पूरे सवाल में देखो, उसने आपको दो प्रकार के निवेश दे रखे, मैंने बादल बना रखे हैं, एक स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, एक जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो निवेश मतलब कि एसेट्स, तो देखो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पर, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पर। सिंपल। अब यहां जो एक सबसे बड़ा प्रश्न है हम उसकी बात अब करेंगे,
यानी कि सवाल में दिखाता हूं पहले आपको, जो हमारा लास्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बड़े ध्यान से सुनना। अब बच्चों को पहले तो बताता हूं क्या लगता है, और हो सकता है वो फीलिंग अभी तक आपके मन में आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि सर जो हमें, मैं हाथ का निशान बना रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट मिला था, उसको तो हमने स्पोर्ट्स फंड में ही जोड़ दिया। हमने कहा वो स्पोर्ट्स फंड को बढ़ा रहा है। तो सर उस लॉजिक से तो जो हमें इंटरेस्ट जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है, तो वो जनरल फंड को बढ़ाएगा, तो उसे जनरल फंड में जुड़ना चाहिए। ये बच्चे के मन में एक बहुत ही लॉजिकल और एक कॉमन थॉट आता है, और हो सकता है कईयों के मन में आ भी चुका हो, और ये आता है, नेचुरल है। उसी थॉट से आपको बचाने के लिए, या उस थॉट के चक्कर में एग्जाम में गलती ना हो जाए, उससे आपको रोकने के लिए ही इसी पॉइंट पर सी का सिंबल बनवाया है कि जनरल इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो तो होती हैं साधारण इन्वेस्टमेंट। ये जनरल फंड कौन सा है? ये कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं है, ये तो फ्री फंड है, कैपिटल फंड है। तो अगर हमारी किसी निवेश पर हमें ब्याज मिला, तो हम उसको ये नहीं कहते कि ये कोई कैपिटल रिसिप्ट है, ये हमारे कैपिटल फंड को बढ़ा देगी ना। जनरल इन्वेस्टमेंट्स पर अगर कोई ब्याज मिलता है, ये लिख लेना, और यही पॉइंट सी पॉइंट है। इसको लेकर बाद में कभी भी कंफ्यूज मत होना, इसीलिए इतना डिस्कशन कर रहा हूं। लिख लेना किताब में भी, रजिस्टर में भी, कि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो ये एक साधारण ब्याज मिल रहा है, हमें साधारण इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिल रहा है, ये हमारे लिए एक रेगुलर इनकम है। तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट मान लेते हैं, और मान क्या लेते हैं, होता ही है, यानी कि इट इज आवर इनकम ओनली। ये जैसे भाई ब्याज मिलता है आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है, ये कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट थोड़ी ना कि ये स्पोर्ट्स फंड का इंटरेस्ट है, ये टूर्नामेंट फंड का इंटरेस्ट है, ये कोई पेविलियन फंड का इंटरेस्ट है ना। ये तो जनरल फंड का इंटरेस्ट है, साधारण। तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है। तो मैं देखो हाईलाइट करूंगा, 3 इनकम यहां पे लिख रखी है, सब्सक्रिप्शन मिली, डोनेशन मिली, और लास्ट पॉइंट इंटरेस्ट मिला। तो इन तीनों को देखो, हमने कहां लिख रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम वाले साइड पर लिख रखा है। लास्ट वाले पे तारा बना रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, स्टार लगा के नोट करना कि ये क्या बात बताई सर ने। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये 3 चीजें लिखी जाएंगी, और बैलेंस शीट जो है वो आपकी ये हो गई कंप्लीट। चलिए बच्चों, तो आई होप कि आपने सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से नोट करे होंगे, 6 के 6 एग्जाम्पल्स। ये मेरी गारंटी है कि हर कॉन्सेप्ट इन 6 एग्जाम्पलों के अंदर फुल्ली कवर्ड है, ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ। अब आज का लेक्चर जो है ये खराब ना हो जाए, खराब का मतलब ये बेकार हो जाएगा पूरा आपका 1.25 घंटा, अगर आपने ये होमवर्क नहीं करा तो। इसमें आपको इलस्ट्रेशन करने हैं, वो तो बहुत ही सिंपल है, और क्वेश्चंस करने हैं। सब में प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन है, जैसे हमने छोटे छोटे एज एग्जांपल्स करे, बिल्कुल वैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। और हर क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये तो किसी ना किसी एग्जांपल से बिल्कुल मिलता जुलता है, या वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आज का लेक्चर बेकार हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत तुरंत प्रभाव से, मतलब अभी के अभी इन होमवर्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा हमारा लेक्चर फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर बेस्ड, यानी कि हमने एक तरह से एनपीओ का एक पिलर जो है वो खत्म कर लिया, एक पार्ट जो है वो खत्म कर लिया फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट में और कुछ भी नहीं है। तो होमवर्क आप सारी प्रैक्टिस में जरूर कंप्लीट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।